हेलो कहानी के दीवानों, मैं लौट आया हूँ इट्स ओके टू नॉट बी ओके के एपिसोड नंबर 4 के साथ में। अभी तक जिन व्यूअर्स ने इसके 3 पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। जब आप वो एपिसोड देख लेंगे तब आप इस एपिसोड को देखिएगा, आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब हम एपिसोड नंबर 4 शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है मुझे भी मजे करने हैं, और मुनिंग उसे देख के खुश होती है, आखिर सख्त लौंडा पिघल गया। इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे कि मुनिंग बोलती है कहाँ जा रहे हो, हमें मजे करने जाना है। गैंगजी बोलता है मैंने ऐसा कब कहा। मुनिंग बोलती है हद है यार, तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं है। जहाँ गैंगजी बोलता है वो मैं अपने आप से बात कर रहा था। जहाँ मुनिंग भी बोलती है बड़ा ही पत्थर दिल इंसान है यार, मानता ही नहीं है। इसी के साथ में वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उनसे पूछता है तुम ही दोनों हो ना जिसकी वजह से वो पागल बंदा यहाँ पे आया है और पूरा इवेंट खराब किया है। जहाँ पे कि वो मुनिंग के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गैंगजी बीच में आता है और उसे रोकता है उसके सेफ्टी वॉल बन के, जहाँ पे कि वो थोड़ा सबक सिखाता है उसे, और मुनिंग देख के खुश होती है। इसी के साथ में जूही वहाँ पे आती है जो कि बताती है कि तुमसे वो पेशेंट बात करना चाहता है। तो गैंगजी वहाँ पे जाता है और उस पेशेंट से बात करता है, जहाँ पे कि वो पेशेंट बोलता है कि आज जाके मैं इतना खुश हुआ हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तुम उस लड़की को मत डांटना जो मुझे यहाँ लेके आई है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है उस पेशेंट की मॉम वहाँ पे आती है, जो कि आने के बाद में उसे इमोशनली बहुत कुछ कह रही होती है और वो भी इमोशनली सुन रहा होता है, और साथ में ही बोलते है तुम हमेशा ही परेशानी खड़ी करते रहते हो, तुम्हें तुम्हारे बाप से बदला ही लेना था ना, ले लिया बदला, लेकिन हमारी क्या गलती है। और उसको वहाँ पे मारने लगती है और काफी इमोशनली मार रही होती है, जहाँ पे उन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है और हम समझ पाते हैं। अब जैसे ही उसकी मॉम को एहसास होता है कि वो पब्लिक में है तो उसे छोड़ देती है और इमोशनली देख के वहाँ से चली जाती है। जहाँ वो पेशेंट गैंगजी को बोलता है भले ही वो मुझे मार रही थी लेकिन वो मुझे उतना ही प्यार भी करती हैं। जहाँ गैंगजी पूछता है तुम्हें ये कैसे पता। वो बोलता है कि मेरी मॉम, क्योंकि वो अपने दूसरे बच्चों को संभालने में इतनी बिजी थी कि वो मुझे प्यार तो देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाई, और मेरे बाप भी उसमें भूमिका निभाता है जिसकी वजह से वो प्यार नहीं दे पाई मुझे। जहाँ गैंगजी ये सुनने के बाद इमोशनल होने लगता है और कुछ फ्लैशबैक हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा अभी नहीं बताया जाता है। और गैंगजी उसकी ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ में अब वो जूही को बोलता है जूही तुम जाओ, मैं मुनियुंग के साथ में आऊंगा। और गैंगजी वहाँ से मुनियुंग के साथ में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है हम मजे करने जा रहे हैं, लेकिन गैंगजी बोलता है नहीं, हम हॉस्पिटल में जाएंगे। बस इसी के साथ ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वो हॉस्पिटल में जाने से पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कि खाना खाते हैं। लेकिन तभी गैंगजी को कॉल आता है, जहाँ पे कि सामने वाली कॉल पे होते हैं मिस्टर ली, और मिस्टर ली गैंगजी को कुछ इस तरह की बातें बोल रहे होते हैं कि क्या मुनियुंग ने तुमसे ये कहा है कि तुम चाहिए उसे और वो तुम्हें पाके रहेगी, इस तरह की बातें की है। जहाँ पे गैंगजी बोलता है हाँ की है, लेकिन तुम्हें क्या मतलब। तो मिस्टर ली बोलते हैं तो भाई बच के रहना उससे, क्योंकि जिससे वो कहती है ऐसा वो उसे पा लेती है पूरी तरह से, तो ध्यान रखना। जहाँ पे कि हमें मुनियुंग का थोड़ा सा दिखाया जा रहा होता है, उसी तरह से चाकू वाकू लेके उसे पाने की कोशिश कर रही होती है, और काफी स्वीट सा मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो हर बार की तरह उसे पाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देख पाते हैं मिस्टर ली बस गैंगजी को डरा रहे होते हैं, जहाँ गैंगजी बोलता है मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। बस इसी के साथ में गैंगजी वापस आता है मुनियुंग के पास में और खाना खाता है, और खाने खाते हुए उनके बीच में कुछ थोड़ी बहुत बातें होती है। अब गैंगजी मुनियुंग से पूछता है कि तुम्हारी नई ज़ॉम्बी किड बुक पे बैन लग गया है, क्या वो इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे भाई की मदद की थी। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अरे नहीं, ये मीडिया वाले और इन सब लोगों को बस एक बहाना चाहिए होता है बुक को बैन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक डार्क कहानी है और डार्क ही उसके इमेजेस है, इसीलिए उन लोगों को पहले से ही परेशानी थी। लेकिन वो लोग समझते नहीं है उसके अंदर जो मैसेज है। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है समझाओ क्या मैसेज है। तो मुनियुंग बोलती है मैं चाहती हूँ तुम वो किताब पढ़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें उसमें क्या समझ में आता है। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है अरे मेरी फेरी टेल पढ़ने की उम्र नहीं है। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अरे अभी तो तुम बच्चे ही हो, कहाँ बड़े हुए हो। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है मैं तो खुद अभी छोटी सी बच्ची हूँ और मैं तुम्हारे अंदर भी देख सकती हूँ एक ऐसा बच्चा है जिसको कि प्यार की बहुत ज्यादा भूख है। और हम देख पाते हैं गैंगजी वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल होता है और हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है और मुनियुंग उसके ऊपर हाथ रखती है और हमें दिखाया जाता है गैंगजी फील कर
कर रहा होता है कि वो सच में बच्चा ही है और उसे प्यार की ही जरूरत है। बस इसी के साथ में सीन कट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि मुनियुंग की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है और हमारा हॉस्पिटल बंद करवाने की नौबत तक आ गई है उस पॉलिटिशियन की वजह से, तो मुनियुंग को निकाल देना चाहिए। जहाँ पे कि उन लोगों को पता चलता है कि जूही मुनियुंग की बचपन की दोस्त है, यानी कि वो उसके स्कूल में बचपन से ही पढ़ते हुए आ रही है। तो जब जूही से पूछा जाता है, जूही भी गैंगजी के करीब जाते हुए मुनियुंग को देखती है, तो उसे भी लगता है कि निकाल देना चाहिए, कि मेरा प्यार कैसे छीन सकती है। बस इसी तरह से वो भी बोलती है उसे निकाल दो, लेकिन डायरेक्टर बोलता है हमें थोड़ा और समय लेना चाहिए। इसी के साथ में अब हमें गैंगजी और मुनियुंग को देखते हैं जो कि कार में जा रहे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी पूछता है तुम अपने पिता को घुमाने क्यों नहीं लेके जाते जो तुमने वादा किया है। तो बोलती है अरे छोड़ो, वादे कस्में ये सब खोखली चीजें हैं। मुनियुंग बोलती है वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो मिल ही गया, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ एक ऐसे इंसान पे जिन्हें डिमेंशिया है, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता है कुछ भी ठीक से, तो मैं उन पे अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ, इससे अच्छा तो है वो मर ही जाए। जहाँ पे कि गैंगजी उसे देखता है कि कैसी लड़की है, लेकिन अब मुनियुंग पूछती है तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई। जहाँ पे कि गैंगजी चौंकता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता मेरे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। जहाँ मुनियुंग बोलती है अरे रिसर्च करवाया है तुम पे पूरा, किसी भी आइटम को खरीदने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करवाई जाती है ना, वैसे ही करवाया गया है तुम्हारे ऊपर रिसर्च। जहाँ बोलती है अरे चिंता मत करो, बस नॉर्मल बैकग्राउंड चेक किया है। अब गैंगजी बोलता है तुम्हारे लिए मैं आइटम हूँ। जहाँ मुनियुंग बोलती है हाँ आइटम की तरह ही हो और क्या। और मुनियुंग एक एग्जांपल देती है कि जैसे माँ बाप के पास में जो लायक बेटा होता है वो रख लेते हैं और जो नालायक होता है उसे छोड़ देते हैं। अब मुनियुंग जब ये एग्जांपल देती है तो गैंगजी को कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पे कि वो अपनी मॉम को देख रहा होता है, जहाँ पे कि हमें पूरी स्टोरी अभी नहीं दिखाई जाती है। और मुनियुंग बोलती है कि जैसे कि उस पेशेंट के साथ में हुआ जहाँ पे कि वो लायक बेटा नहीं था, उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया। लेकिन गैंगजी को ये बात सुन के थोड़ा बुरा लगता है, जहाँ पे कि वो अपने आप से कुछ रिलेट कर पा रहा होता है, जहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या उसका फ्लैशबैक है पूरी तरह से, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुरा मान जाता है और वो बोलता है गाड़ी रोको। लेकिन मुनियुंग गाड़ी नहीं रोक रही होती है, तो गैंगजी अपने ही तरीके से कार को रुकवाता है और रोकने के बाद में कार से बाहर निकल के जाने लगता है। लेकिन मुनियुंग पीछे से आती है और बोलती है अब क्या हुआ तुम्हें, अब क्या परेशानी है। जहाँ पे कि गैंगजी उसको देखता है और बोलता है मैं गलत था, मैंने तुमसे कुछ उम्मीदें लगा ली थी। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है अच्छा क्या उम्मीदें लगा ली थी। जहाँ पे कि गैंगजी उसे बताता नहीं है और बोलता है कि वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। और ऐसा बोलने के बाद में गैंगजी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे कि मुनियुंग परेशान हो जाती है और उसके सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है। जहाँ पे कि वो बोलती है आई लव यू गैंगजी, और ऐसे तेज की चिल्ला रही होती है, लेकिन गैंगजी सुन नहीं रहा होता और इग्नोर कर रहा होता है। जहाँ पे मुनियुंग बार बार बोल रही होती है गैंगजी आई लव यू टू बोलो, लेकिन गैंगजी नहीं बोल रहा होता और बार बार चिल्ला के आई लव यू बोल रही होती है। अभी ये सीन में समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए इसका एक क्लिप मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो वहां जाके आप इस सीन को देखिएगा, इसके इमोशन और आपको फील होंगे। तो बस इसी तरह से मुनियुंग बार बार बोलती है, लेकिन गैंगजी गुस्से में होता है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसी के साथ अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मुनियुंग होती है अपने उसी भूतिया बंगले में, जहाँ पे आता है मिस्टर ली और बहुत ज्यादा डरते हुए आता है कि मुनियुंग कहाँ तुम इस भूतिया बंगले में बैठी हुई हो, और उसे बताता है कि तुम्हारी ज़ॉम्बी की जो सीरीज वाली बुक है उसकी सेल्स पर रोक लग चुकी है, तो कुछ तो करो अब। जहाँ पे मुनियुंग उसे बोलती है कुछ करेंगे चिंता मत करो, और साथ में ही वो बोलती है तुम भी आज यहीं रहोगे। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं अरे नहीं रे बाबा नहीं, और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है वहाँ से। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो लोकल एमपी पूरा लाल गुब्बारा बन के आया होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसकी सारी रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ मट्टी में मिला दी गई है इस हॉस्पिटल की वजह से। वो सीधा जाता है डायरेक्टर के कमरे में, और जाने के बाद में उस डॉक्टर डायरेक्टर से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है और कहता है उन दोनों को बुलाओ। इसी के साथ में जूही कॉल कर रही होती है मुनियुंग को, लेकिन तभी वहाँ पे गैंगजी आता है और बोलता है उसे कॉल मत करो, मैं देख लूंगा। जहाँ पे कि हमें भी समझ में आता है कि शुरुआत में जो पागल पेशेंट ने कहा था कि मुनियुंग को इन सब में मत घसीटना, उसे भी कहीं ना कहीं वो बात याद है। इसी के साथ में गैंगजी पहुंचता है उस कमरे में जहाँ पे कि डायरेक्टर है, और उस पागल पेशेंट के बाप के पास में। अब उस साइको का बाप गैंगजी से पूछता है वो कहाँ है तेरी साथी। तो गैंगजी बोलता है उसे इन सब में मत घसीटो, तुम्हारा बेटा खुद अपनी मर्जी से गया था।
जहाँ पे कि उस साइको का बाप बोलता है अबे वो पागल है, कहीं भी निर्वस्त्र हो जाता है और सारे पैसे उड़ाता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, वो अपनी मर्जी से कैसे जा सकता है। मुझे पता है तुम सब लोगों की साजिश है क्योंकि मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवाने वाला था इसलिए, और भी बहुत सी बातें बोल रहा होता है। अब उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर बोलता है आप चिंता मत कीजिए, जो लास्ट इवेंट में आपके साथ में हुआ है, आपके साथ भले ही आपका नुकसान हुआ हो लेकिन आपके बेटे की हालत बहुत ज्यादा ठीक हो गई है तो वो जल्द ही घर पे जा पाएगा। अब वो साइको का बाप ये सुनने के बाद और ज्यादा भड़क जाता है कि तू इस हॉस्पिटल से मेरे बेटे को घर भेजने की बात कर रहा है जहाँ पे कि वो और ज्यादा पागलपंती करेगा, वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, तुझे यहाँ पे नजर रखने के लिए रखा है उसे, तो उसकी नजर रख और वो कभी पागल खाने के हॉस्पिटल से बाहर नहीं आएगा। मैं उसे अलग अलग साइको हॉस्पिटल्स में भेजता रहूंगा लेकिन वो कभी घर नहीं जाएगा और कभी बाहर भी नहीं आएगा। अब ऐसे ही जिंदगी बिताएगा। जहाँ पे कि उस डायरेक्टर डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने ही बेटे के बारे में, और ऐसा बोल के वो पीछे जा रहा होता है। अब उस साइको का बाप बोलता है मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा जो किसी काम का नहीं है। अब गैंगजी बोलता है कि क्या ये जरूरी है जब बच्चे अपने माँ बाप के काम आए तभी उन्हें पैदा किया जाए या उन्हें अपनाया जाए। तो वो साइको का बाप गैंगजी के पास आके बोलता है हाँ ये जरूरी है, और तू ये अपने माँ बाप से जाके पूछ जिन्होंने तुझे पैदा किया होगा, अगर तू उनके काम ना आए तो वो तुझे भी छोड़ देंगे, किसी काम का नहीं होगा तू उनके। अब यही बात मुनियुंग ने कही थी तो गैंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अब ये इस बुढ़ऊ ने कहा है तो उसे और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बुढ़ऊ को बोलता है जब वो बच्चा चाहिए ही नहीं था तो पैदा क्यों किया। बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, जहाँ उस बुढ़ऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, और सीधा उसके घुमा के थप्पड़ मारता है बड़ी ही तेज से। जहाँ पे कि वो डायरेक्टर डॉक्टर भी देखता है और उसे भी बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता उस समय पे। अब गैंगजी को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी अपना फेस वॉश कर रहा होता है और अपने गुस्से को भी वॉश कर रहा होता है साथ में। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर के कमरे में वो स्टाफ आती है जिसका नाम है वोंग कीडो, और वो आने के बाद बोलती है सर आपने ऐसा कैसे होने दिया। जहाँ पे कि वो बोलता है अरे नॉक तो करके आया करो, चलो यहाँ आओ मुझे कुछ दिखाना है। जहाँ पे कि वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है, उसने उस सारी घटना को रिकॉर्ड कर लिया होता है और बोलता है ये देखो अब मैं ये चीज मीडिया में दिखाने की धमकी दूंगा उस लोकल एमपी को और उसे हद में रहना सिखाऊंगा, और साथ में ही वो हमारे हॉस्पिटल को डोनेशन भी देगा। और अब हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो है हमारे बंदे पे हाथ उठाने वाले को सबक सिखाना। जहाँ पे कि हम इन दोनों को देख पाते हैं, जहाँ पे कि ये चिंगू बिंगू दिख रहे होते हैं, काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है इनकी। अब सैंगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो इशारे करके बोल रहा होता है यहाँ पे बनेगी ये पेड़, यहाँ पे ये बनेगा, पेंटिंग की बातें कर रहा होता है। लेकिन पीछे से आती है मुनियुंग जहाँ पे वो भी बोल रहे होते हैं तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे। जहाँ पे कि सैंगजी पीछे देखता है यहाँ पे ये बनेगा, और देखने के बाद में उसे देखता ही रह जाता है कि मेरी फेवरेट राइटर आखिरकार मेरे सामने है, और वो समझ ही नहीं पाता कि कैसा रिएक्ट करना है और बोल रहा होता है अरे यार अब मैं क्या करूं। बस इसी तरह से अब वो बैठे होते हैं एक टेबल पे जहाँ पे कि दोनों बात करते हैं, और सैंगजी मुनियुंग की एक तस्वीर बना के देता है बहुत खूबसूरत सी, और बनाने के बाद बोलता है इसके इतने पैसे लगेंगे दीजिए। जहाँ पे कि मुनियुंग भी देख के बोलती है अरे यार पैसे भी लोगे अब तुम मुझसे। बस इसी तरह से उनकी नॉर्मल बातें चल रही होती है जहाँ पे कि गैंगजी आता है पीछे से, और आने के बाद सैंगजी से बोलता है सैंगजी तुम जाओ यहाँ से, अभी मुझे बात करनी है इससे कुछ। जहाँ पे कि सैंगजी जा नहीं रहा होता क्योंकि वो अपनी फेवरेट राइटर को देख के इतना एक्साइटेड हो चुका होता है कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहता होता है, क्योंकि अब गैंगजी उसे बोल रहा होता है जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलता है सैंगजी जाओ यहाँ से प्लीज। तो उसका जो चेहरे का रिएक्शन होता है वो बहुत लाउड होता है, और ये देखने के बाद में सैंगजी ब्लैंक आउट हो जाता है जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है ये सब। जहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा डर भी गया होता है। तो बस गैंगजी इस चीज को समझ लेता है और मुनियुंग को साइड में लेके आता है, जहाँ पे कि मुनियुंग उसका चेहरा देखते ही समझ जाती है कि उसको किसी ने मारा है। और मुनियुंग बोल रही होती है कि तुम्हें किसने मारा है, मुझे बताओ, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी, बताओ किसने मारा है, और तुम ऐसे शांत कैसे रहे जब तुम्हें किसी ने मारा। अब गैंगजी बोलता है अगर मुझे किसी ने मारा भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तुम तो ये तक नहीं जानती कि तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हें तुम्हारे ही इमोशंस नहीं पता कि तुम कब गुस्सा फील कर रही हो या फिर कब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। बस चिल्लाना जानती हो तुम लोगों पे, अंदर से खोखली हो तुम जो अपने ही इमोशंस को नहीं फील कर पाती। तो
अब से ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। बस इसी के साथ गैंगजी यहाँ से निकल जाता है। अब हम सैंगजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और हमेशा की तरह अकेले में एक टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है, जहाँ उसे कोई छोटा सा जानवर बना के दिखाता है और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो होती है जूही की मॉम। इससे हमें ये पता चलता है कि जूही की मॉम भी यहाँ पे काम करती है और वो यहाँ पे खाना बनाने का काम करती है। बस इसी के साथ में वो उसे समझा रही होती है और सैंगजी के साथ थोड़ा सा बॉन्ड बना रही होती है, यानी कि उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही होती है, पर सैंगजी मान नहीं रहा होता है। तो बस जूही की मॉम बाहर जाती है और गैंगजी को बोलती है कि बच्चे तुम घर जाओ, मैं सैंगजी को ले आऊंगी बाद में। तो गैंगजी जूही की मॉम को धन्यवाद बोल के यहाँ से निकल जाता है। अब मुनियोंग के पास में उसके फादर को लाया जाता है, जहाँ पे कि उसे 1 घंटा वॉक करवानी होती है, और मुनियोंग को बताया जाता है कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं आता है और ना ही अभी कुछ समझने की हालत में है। लेकिन मुनियोंग बोलती है ऐसा है क्या, और मुनियोंग अपने पिता के कान में जाके बोलती है पापा आप जानते हो ना मुझे, मैं हूँ मुनियोंग। बस इतना सुनने की देर थी जहाँ पे कि उसके वायर सारे हिल जाते हैं और वो फिर से एक बार एक्टिव होने के बाद में उसका गला घोट के फिर मारने की कोशिश करता है। अब ये बहुत अजीब है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर से कर रहा होता है, जहाँ पे कि लोग उसे बचाते हैं और बचाने के बाद में मुनियोंग के काफी सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर होते हैं, जहाँ पे कि वो रो भी रही होती है, आंसू निकल रहे होते हैं और साथ ही में हंस भी रही होती है। बस इतने सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर उसके हो जाते हैं। अब हमें गैंगजी को दिखाया जाता है जो कि घर के लिए जा रहा होता है और एक बस में होता है। अब जब वो जा रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है मुनियोंग को पैदल चलते हुए रोड पे। अब ये एक अजीब बात है, उसके पास अपनी खुद की कार है और वो पैदल चल रही होती है, लेकिन गैंगजी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, ये देखने के बाद में उतरता नहीं है और घर के लिए निकल जाता है। बस इसी के साथ में जब गैंगजी घर पे पहुंचता है तो अपना कुछ काम कर रहा होता है और काम करते करते ही उसे बार बार याद आ रही होती है मुनियोंग की, जहाँ पे कि उसे उसकी चिंता भी हो रही होती है और बहुत सारे इमोशंस उसके भी ट्रिगर हो चुके होते हैं और वो भी बहुत कुछ सोच रहा होता है। इसी के साथ में जब वो कुछ सामान निकाल रहा होता है सैंगजी के बैग में से, तभी मुनियोंग की किताब निकलती है जिसे गैंगजी पढ़ना शुरू करता है। मुनियोंग की कहानी में एक ऐसा बच्चा होता है जो कि एबनॉर्मल पैदा होता है, यानी कि वो ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसे अपनाता नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनाती है क्योंकि माँ तो माँ होती है। बस इसी के साथ में अब हमें गैंगजी का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गैंगजी की मॉम अपने बड़े बेटे जो कि सैंगजी है ज्यादातर उसी पे ध्यान दिया करती थी, और एक दिन जब सैंगजी को कोई मार रहा होता है तब गैंगजी वहाँ पे उसे बचाने के लिए नहीं होता है, तो उसकी मॉम उसे इस बात पे मार रही होती है कि मैंने तुम्हें जो मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया है वो इसीलिए सिखाया था ताकि तुम अपने बड़े भाई सैंगजी की हिफाजत कर सको। और भी ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं जहाँ पे कि वो सैंगजी का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं गैंगजी को इग्नोर कर देती है। ऐसा करना नहीं चाहती है वो, लेकिन ऐसा होता है। इसी के साथ अब मुनियोंग की कहानी में बताया जाता है जहाँ पे कि वो ज़ॉम्बी जैसा बच्चा जो कि हमेशा ही खाता रहता है, लेकिन एक दिन अकाल पड़ जाता है गांव में, जिसकी वजह से सभी लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम और वो ज़ॉम्बी जैसा बच्चा बचता है जिसे खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। अब माँ तो माँ होती है तो वो अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं, और अपने आप को सौंपने के बाद अंत में बहुत ही इमोशनली उसे एक बार हक करते हैं, यानी कि गले लगाते हैं। बस इसी के साथ में ही पहली बार वो बच्चा माँ बोलता है, यानी कि इमोशनली टच होता है, जहाँ पे कि इस कहानी में ये बताया गया होता है कि उस बच्चे को सिर्फ प्यार की जरूरत थी, भूखा नहीं था वो। अब ये जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डार्कनेस वाली है, जैसा कि मुनियोंग ने पहले ही कहा था कि मेरे जो चित्र है वो डार्कनेस वाले होते हैं और जो कहानी है वो भी थोड़ी सी डार्क होती है, लेकिन जो उसके पीछे हिडन मैसेज होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो सभी के बस की नहीं है समझना। अब गैंगजी मुनियोंग की किताब का जो असली मैसेज है वो समझ जाता है, जहाँ पे कि उस ज़ॉम्बी को हमेशा से ही प्यार की जरूरत थी, वो कभी भूखा था ही नहीं। अब गैंगजी अपनी कहानी से इसे रिलेट करता है, जहाँ पे कि बचपन में सैंगजी को ही सारा प्यार मिला होता है उसकी मॉम का, और गैंगजी कहीं ना कहीं प्यार के लिए हमेशा से ही तरसता रहा है, लेकिन उसे बचपन में प्यार नहीं मिलता है। तो बस वो मुनियोंग की कहानी का मतलब समझ जाता है और ये सारे इमोशंस को समझने के बाद में बहुत ज्यादा रोने लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो गैंगजी भी हमेशा से ही प्यार चाहता था अपनी मॉम से, लेकिन बचपन में कहीं ना कहीं सैंगजी पे ज्यादा ध्यान होने के कारण वो गैंगजी पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। तो
वो इन्हीं सभी इमोशंस को फील करके बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहानी का भी रियल मैसेज समझ जाता है। अब इसी के साथ में जेसू घर पे आता है गैंगजी के, जहाँ पे कि गैंगजी को उससे पता चलता है कि जब वो गया था पिज्जा डिलीवरी करने के लिए गैंगजी के हॉस्पिटल में, तब उसे वहाँ पे पता चला कि जो मुनियुंग है उसके फादर ने उसे दोबारा मारने की कोशिश की है। और इसी से ही गैंगजी को ये समझ में आता है कि वो पैदल रोड पे क्यों चल रही थी। बस जल्दी से वो बाइक उठाता है और ढूंढते ढूंढते किसी न किसी तरह से मुनियुंग के पास में पहुंचता है, क्योंकि वो भी समझ चुका होता है कि वो भी बहुत ज्यादा टूट चुकी होगी इतनी सारी चीजों से। बस दोनों एक दूसरे को दिख जाते हैं, जहाँ पे कि दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली देख रहे होते हैं। बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अब आपको ये बताना है कि आपको ये एपिसोड और ये सीरीज कैसी लगी है कमेंट करके, और नेक्स्ट एपिसोड आपको कब तक चाहिए। और साथ में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो YouTube इसे और आगे भेजता है, जिससे कि ये और ज्यादा ऑडियंस को दिखाई जाती है और आप ही की तरह वो भी इस लव स्टोरी को एंजॉय कर पाएंगे। तो बस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा अच्छी कहानियाँ टाइम पे एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय।